हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित हम लोग मॉडल सेट देख रहे हैं और इसी क्रम में आज 7वां मॉडल सेट हम लोग देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1925 में घटित हुआ कौन सा षड्यंत्र ट्रेन की डकैती से संबंधित है? वर्ष 1925 में घटित हुआ कौन सा षड्यंत्र ट्रेन की डकैती से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र। वर्ष 1925 में जो है काकोरी षड्यंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, मेन कैंप के लेखक कौन थे? मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। मेन कैंप पुस्तक के लेखक एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के उपदेशों का महत्वपूर्ण संकलन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक। कबीरदास के उपदेशों का महत्वपूर्ण संकलन क्या है? बीजक। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैव रसायन विज्ञान। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? जैव रसायन विज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है ध्रुवन से। प्रकाश तरंगों के ध्रुवन से जो है उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दांत। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो मोहम्मद शाह थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने नवनिर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है नवनिर्वाचित होते हुए भी अपना कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। जवाई नदी जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। तो भारत और कौन से पड़ोसी देश की सीमा संशोधित किया गया है वर्ष 2015 में? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? लैक्टोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, दूध एवं दही में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव कौन होते हैं? तो ये होते हैं जीवाणु। दूध एवं दही में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव कौन होते हैं? जीवाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है? तो अशोक स्तंभ का संबंध जो है सांची से है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? सुभाष चंद्र बोस जो है वर्ष 1941 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से भाग निकले थे। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय जो है हैदराबाद में है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से होता है? तो एक्जिमा रोग जो है मानव शरीर के त्वचा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? ये कर दिया गया था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जो है
संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया, नेसेसरी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, शरीर की संरचना का अध्ययन किए जाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एनाटॉमी। शरीर की संरचना का अध्ययन किए जाने वाले विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के नियम। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पर्वतों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है टोडा जनजाति। नीलगिरी पर्वतों में टोडा जनजाति। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी के वाहक के रूप में कौन कार्य करता है? तो यहाँ कार्य करता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया परजीवी के वाहक के रूप में मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र द्वारा की गई थी। अवध किसान सभा 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है, चावल की उपज के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो चावल की उपज के लिए उच्च तापमान चाहिए, उच्च आर्द्रता चाहिए और वर्षा चाहिए। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा चावल की उपज के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, पंचशील शब्द किस नीति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की विदेश नीति। पंचशील भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह है तमिलनाडु से। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो ये की जाती है देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। देश में जितना आय हुआ है और देश में जितनी जनसंख्या है दोनों को विभाजित कर दिया जाता है, तो इससे औसत आय निकल जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर के तीसरे गुरुवार को। विश्व दर्शन दिवस नवंबर के तीसरे गुरुवार को। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या है? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? ये पाई गई थी लोथल में। अगला प्रश्न है, टू लाइव्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टू लाइव्स जो है लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। टू लाइव्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, 1865 ईस्वी में मुंबई का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थर ट्रेवर्स क्रॉफ्ट। 1865 में मुंबई का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? आर्थर ट्रेवर्स क्रॉफ्ट को। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। अगला प्रश्न है, तलाजा गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। तलाजा गुफा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके पास बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। सप्तक संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल की चर्चा है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल की चर्चा है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पाया जाने वाला है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट जो है कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रत्येक वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो यह है बैगनी। प्रकाश के प्रत्येक वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेऑन।
रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रेऑन होता है। अगला प्रश्न है, दही में पाए जाने वाले लाभकारी जीवाणु का नाम बताएं। दही में पाए जाने वाले लाभकारी जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिक यानी किडनी। किडनी के काम सही से काम नहीं किए जाने पर डायलिसिस किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो ये होता है प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क, इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये है हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, किस एकक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरेला का। यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो है अपना भोजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो ये है क्लोरेला का। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1858 ईस्वी में। झांसी की रानी की मृत्यु 1858 में। अगला प्रश्न है, सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959। अगला प्रश्न है, नोट छपाई कहाँ होती है? नोट छपाई जो है नासिक देवास में होती है। नोट छपाई कहाँ होती है? नासिक देवास। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप में एट्रोपिन यानी दर्द निवारक औषधि पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेलाडोना। किस पादप में एट्रोपिन यानी दर्द निवारक औषधि पाया जाता है? बेलाडोना में। अगला प्रश्न है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, क्यों? एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा क्यों लेता है? व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। व्यापार शेष को ठीक करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लेता है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलग समिति। क्वेश्चन फिर से देखिए, किस समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो ये किए थे अलग समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा अलग समिति। अगला प्रश्न है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात या SLR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद क्या है? राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद 344 है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? इसका सम्मेलन का विषय था विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो इसे पराजित किया था द यूहचीस ने। वो आदिवासी जनजाति का नाम था द यूहचीस। अगला प्रश्न है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध नेता थे? भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध नेता थे? ये थे फकीर और सन्यासी विद्रोह। फकीर और सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? यह है अनुच्छेद 13। फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट प्रश्न था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।